हेलो दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 6। और अगर आपने इस कहानी के पहले के 5 पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो वो भी जरूर देखिएगा। मैं उन सभी का प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगले दिन जब शाम के 6 बजे थे, कॉलेज का गेट बंद होने की तैयारी थी, लेकिन उस दिन गेट पर खड़े 2 गार्ड्स की हर नजर आहाना पर ही थी। वो हमेशा की तरह रिया के साथ हंसते हुए बाहर निकली, पर जैसे ही आहाना गेट से बाहर पांव रखती है, एक गार्ड तुरंत मोबाइल जेब से निकालता है। उसकी आवाज बेहद धीमी पर खतरनाक थी। हाँ, अभी निकली है व्हाइट कुर्ती वही लड़की, गेट क्रॉस कर रही है, तैयार रहो। दूसरा गार्ड 1 सेकंड के लिए आहाना को घूरता है, जैसे उसे पहले से पहचानता हो, जैसे वो किसी का इशारा समझकर हर हरकत पर नजर रखा हो। हॉस्टल से बाहर कदम रखते ही ठंडी हवा में आहाना की दुशाला हल्का सा उड़ने लगी। रिया पहले ही आगे बढ़ चुकी थी, पर पीछे से 2 गार्ड की आवाजें जैसे किसी अदृश्य आदेश की गूंज हो। गेट क्रॉस कर रही है, तैयार रहो। आहाना को सुनाई तो कुछ नहीं दिया, पर गार्ड की नजर उसके शरीर पर ऐसे अटक गई जैसे वो उसे पहले से पहचानता हो, जैसे किसी छाया में छुपे इंसान ने उसे पहले ही सब बताकर भेजा हो। आहाना ने सिर झटक दिया। उसे क्या पता कि पूरा कॉलेज मानो उसकी हर सांस पर नजर गड़ाए बैठा था। रिया मुड़कर हॉस्टल की ओर चली गई थी। आहाना पीछे रह गई, हमेशा की तरह अपनी दुनिया में खोई हुई। फोन निकाला, कुछ फोटोज स्क्रॉल की, हल्की हंसी उसके चेहरे पर आई, गहरी सांस। सड़क पर सन्नाटा था, ठंडी हवा, लाइट पोस्ट की फीकी पीली रोशनी, और उस रोशनी के दूसरी तरफ 2 कार खड़ी थी, एक इंतजार में और दूसरी बस रुकी हुई, और उनमें 3 परछाइयां। हुडी से ढके चेहरे, अडिग सटी हुई निगाहों के साथ उनकी नजरें सिर्फ आहाना पर थी, मानो आज की रात किसी फैसले पर टिक गई हो। उनमें से एक ने दांत भींचकर फुसफुसाया, आज सब खत्म। आहाना की रीढ़ में बिजली सी दौड़ गई। कोई आवाज तो नहीं आई, पर एक अजीब सी बेचैनी ने उसके कदमों को जकड़ लिया। दिल जैसे खुद से बोल उठा, कुछ गड़बड़ है, वापस जा। पर वो सड़क पार करने को घूम ही रही थी कि एक काली स्कॉर्पियो बिना आवाज किए उसके बिल्कुल बगल में आकर रुकी, ऐसे जैसे अंधेरे ने उसे निगलने के लिए दांत खोल दिए हों। दरवाजा खुला और समय वहीं थम गया। आहाना ने पलटकर देखा भी नहीं था कि एक खुरदुरा हाथ उसके मुंह पर कसकर दब जाता है, दूसरा हाथ उसके दोनों बाजू पीछे मोड़ देता है, हड्डियों में दर्द की कराह। उसकी नजर एक झटके में धुंधली। छोड़ो प्लीज। उसके शब्द उबलते हुए हवा में टूट गए। एक झटके में उसे स्कॉर्पियो के अंदर खींच लिया गया। दरवाजा धड़ाम बंद, अंधेरा, दम घुटता सन्नाटा, और हर तरफ सिर्फ डर की बदबू। कार के भीतर का काला अंधेरा ऐसा जैसे रात ने खुद उसे निगल लिया हो। किसी ने उसकी आंखों पर कपड़ा बांध दिया कसकर, फिर हाथों को पीछे बांधा, पैरों पर मोटी रस्सी की कसावट जिससे उसकी सांस तक कांप उठी। दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा जैसे छाती तोड़कर बाहर गिर जाएगा। सिर घूमने लगा, सांसें टूटती गई। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज कांप रही थी, गला सूखा, हर शब्द डर से थरथरा रहा था। कपड़े के अंदर ही आंसू बह गए, अंधेरे में भी उसके रोने की गंध फैल गई। तभी एक दबी हुई खतरनाक हंसी, जैसे कोई गुनहगार पास छुपता हो। बहुत प्यार करती है ना ऋषभ से? आहाना की सांस रुक गई, दिल धड़ाम। आज देख, उसके उसी प्यार को तेरी सजा बना देंगे हम, उसने कांपते हुए फुसफुसाया। ऋषभ? आहाना का दिल 1 सेकंड के लिए थम गया। ऋषभ? उसकी सांस अटक गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसके होठ कांप रहे थे, उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था, और स्कॉर्पियो अंधेरे में तेज रफ्तार से गायब हो रही थी। उसके सांस जैसे किसी ने हलक में अटका दी हो। पूरी गाड़ी में ऐसी चुप्पी थी जो हुक की तरह चुपती थी, और इस चुप्पी के बीच सिर्फ 3 चीजें जीवित थी, गूंजता इंजन, तेज सांसें और डर।
पीछे बैठा एक आदमी टेढ़ी गर्दन करके उसे ऐसे देख रहा था मानो उसकी धड़कनों की आखिरी गिनती सुन रहा हो। उसकी आंखों में वह रंग था जो आदमी नहीं शिकारी में होता है। दूसरा जो सीट की पीठ पर झुका खड़ा था, बार बार अपनी खुरदरी उंगलियों से गाड़ी की छत थपथपाता, हर थपकी जैसे एक चेतावनी और बार बार धमकी भरी हंसी निकाल रहा था। तीसरा ड्राइवर से लगातार कह रहा था, तेज और तेज, गाड़ी को भगा, धीमे क्यों चला रहे हो, उसे डरने दो, फिर आगे बढ़ो। ड्राइवर ने होठ दबाकर तेज एक्सीलरेटर दबाया। कार झटके से उछली, हर मोड़, हर अचानक ब्रेक, हर झटका। अहाना की धड़कनें ऐसे कांप रही थी मानो उसका दिल कभी भी दम तोड़ देगा। और उसी झटके में अहाना का शरीर सीट से टकरा गया। उसकी कमर में जैसे कोई तेज चीज घुस गई हो। पीठ में ऐंठन, हथेलियां सुन्न, हर मोड़ पर वो चाहकर भी अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। ऐसे लड़खड़ा रही थी, दिल ऐसे फड़फड़ा रहा था मानो बाहर भागना चाहता हो पर रास्ता ही नहीं मिल रहा। उसकी आंख पर बंधा कपड़ा आंसुओं से भीग चुका था, पर फिर भी अंधेरा वैसा ही था, बहरा कर देने वाला, बेमतलब, निर्दयी। ट्रैफिक में घुसते ही कार अचानक रुकती पटती। हर ब्रेक उसे ऐसे फेंक रही थी जैसे कोई गुड़िया जिसे कोई दया नहीं, सिर्फ काम पूरा करना है। उसने होठ कांपते हुए बहुत धीरे से कहा, हे भगवान, कोई कोई बस एक बार। पर गाड़ी के भीतर बस इंजन की दहाड़ जिंदा थी, जो उसकी डरावनी धड़कनों पर भारी पड़ गई, मानो वो ही सबका मालिक हो। 1 घंटे बाद एक तेज झटका और कार रुक गई। वहां पर इतनी खामोशी थी जैसे इस जगह ने आवाजों को भी निगल लिया हो। गाड़ी का दरवाजा खुला और बाहर से आई ठंडी हवा उसके चेहरे से ऐसे टकराई जैसे किसी ने बिना चेतावनी थप्पड़ मार दिया हो। उसने अनजाने में कांपकर पैर पीछे खींचने चाहे, पर पैर बंधे थे और दूसरी ही सांस में उसे बाहर खींच लिया गया। जमीन पर कंकड़ उसके नंगे पैरों में चुभ रहे थे। हर चुभन उसके डर को और भीतर धकेल रही थी। कहीं दूर कोई कुत्ता भौंका, कहीं कोई पुराना जनरेटर खटपटाया। हवा में धूल और जंग की गंध थी। एक जंग लगे लोहे के दरवाजे के सामने उसे घसीट कर लाया गया। दरवाजा खुला, एक बदबू इतनी तेज, इतनी सड़ी हुई कि उसका पेट उबल गया। अंदर अंधेरा, सिर्फ एक टूटे बल्ब की लू जो किसी समय किसी ने लगा दी थी और अब मौत से पहले की आखिरी सांसें ले रही थी। दीवारों से सीलन बह रही थी, कानों में चूहों के पैर दौड़ने की आवाज स्पष्ट, बेहद वास्तविक। उसे एक लोहे की कुर्सी पर फेंक कर बांधा गया। रस्सी इतनी मोटी कि उसके हाथ भीतर से कटने लगे। कुर्सी इतनी ठंडी जैसे किसी मुर्दा का शरीर। उसकी आंखों पर नया कपड़ा कसकर बांधा गया। एक ऐसी काली दुनिया जहां आंसू भी बेकार हो जाते हैं। तभी एक आदमी उसके बिल्कुल पास आकर बोला। आवाज धीमी थी पर हर शब्द में जहर। हमने उसे रोका था, चिताया था, पर ऋषभ को लगा कि उसे कोई छू भी नहीं सकता। दूसरा उसके गर्दन के पास झुककर फुसफुसाया, आवाज इतनी ठंडी कि रीढ़ में पाले जैसी सरसराहट भर जाए। तुम्हें पता है, इस जगह के चूहे कपड़े नहीं खाते, सीधे चमड़ी पर जाते हैं। आहाना का पेट मुड़ गया, उसकी सांस अटक गई। उसने चीखने की कोशिश की पर आवाज खुद डर से पीछे हट गई। कपड़े के अंदर उसके आंसू बारिश बनकर गिर रहे थे। होठ कांपते हुए बस एक नाम निकल पाया, ऋषभ। और फिर सब कुछ डूब गया। अंधेरा इतना गहरा कि मौत भी रास्ता पूछे। दूसरी तरफ कैंपस लगभग खाली हो चुका था और सुरक्षा गेट पर वही गार्ड, वही आदमी जो महीनों से आहाना को देखते ही अपने फोन से मैसेजेस भेजता था। आज भी उसने भेजा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर कुछ और ही था, एक तरह का तनाव। इसी बीच ऋषभ की काले रंग की बाइक बिल्कुल उसी जगह आकर रुकी जहां आहाना कुछ घंटों पहले डरी सहमी खड़ी थी और जहां से उसे उठा लिया गया था। ऋषभ धीरे धीरे खड़ा हुआ। ऋषभ ने हेलमेट उतारा, कंधों से हेलमेट पकड़कर ऐसी शांति में खड़ा था कि जैसे तूफान से पहले का ठहराव। आंखों में वही ठंडक,
पर आज उस ठंडक के नीचे एक अनजानी बेचैनी आग धड़क रही थी। उसने चौकीदार को देखते ही पूछा, आहाना निकली कब? गार्ड हल्का सा हकलाया, माथे पर पसीना लिए हुए बोला, साहब थोड़ी देर पहले, शायद किसी से बात कर रही थी। ऋषभ की आंखें एकदम सिकुड़ गई। वो वही सूक्ष्म नजर थी जो किसी झूठ को नहीं छोड़ती, जो हर सच को भीतर तक पढ़ लेती थी। वो बोला, किससे? उसकी आवाज धीमी मगर इतनी भारी कि हर शब्द हवा में डर का वजन छोड़ रहा था। गार्ड ने गले में अटकी सांस को निगलते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम साहब। ऋषभ बिना एक पल गवाए एकदम उसके बिल्कुल पास आ गया, इतना पास कि गार्ड का गला सूख गया। झूठ मत बोलो, मैं पूछ रहा हूँ, वो अकेली निकली थी या किसी के साथ? गार्ड की आंखें चौड़ी हो गई, डर उसके पूरे चेहरे पर फिसल गया, पर फिर भी वो चुप रहा। बस उसकी उंगलियां कांपते हुए अपने फोन को कसकर पकड़ी थी। उसी पल ऋषभ का कदम किसी चीज पर पड़ा। एक हल्की टिक आवाज आई। वह झुककर नीचे देखता है और उसकी सांस एक पल के लिए थम जाती है। आहाना का फोन टूटा हुआ, मिट्टी में धंसा हुआ। ऋषभ ने उसे उठाया और उसी क्षण उसके भीतर किसी गहरी जगह पर कुछ चटक गया। उसकी उंगलियां आहाना का टूटा फोन पकड़े थी, लेकिन उसकी आंखें अब वो खोज नहीं रही थी, वो गणना कर रही थी। स्क्रीन पर उंगलियों के निशान, खरोंचें, मिट्टी, गिरते समय की दिशा, सब कुछ वह पढ़ रहा था। वह अचानक फोन के किनारे को घूरता है, उसका नाखून दरार पर दबाता है और वहां से एक बेहद छोटा सा कपड़े का रेशा निकलता है। ऋषभ ने उसे उंगलियों से उठाया, नाक के पास ले गया, सूंघा, फिर बहुत धीमे ठंडे स्वर में बोला, इंडस्ट्रियल ऑयल। गार्ड हक्का बक्का रह गया। ऋषभ अब उसे देख भी नहीं रहा था, जैसे उसका दिमाग इंसानी स्पीड से नहीं किसी और ही लेवल में दौड़ रहा हो। वह फोन को धीरे से उलटता पलटता है। हर खरोच उसे एक तस्वीर दे रही थी, हर दाग उसे एक कहानी सुना रहा था। वह फुसफुसाया, आहाना, तुमने डर में गिराया था या किसी ने? उसकी आवाज कांपी नहीं, पर उसके हाथ हल्के से कांप गए थे। ऋषभ मिट्टी में घुटनों के बल बैठ जाता है, दोनों हाथों से जमीन को छूता है जैसे वह मिट्टी से भाषा निकाल रहा हो। उसे वहां दो साफ निशान दिखे, एक हल्का सा घसीटने का निशान और दूसरा टायर का छोटा सा कर्व। वह मिट्टी उठाकर उंगलियों के बीच रगड़ता है, आंखें बंद करता है कुछ सेकंड, सिर्फ कुछ सेकंड, और जैसे उसके सामने पूरा दृश्य दोबारा बन गया हो। धीरे, बेहद शांत पर खतरनाक आवाज में बोला, उन्होंने उठा लिया। इन शब्दों में डर नहीं, गुस्सा नहीं था, बस एक खामोश आग थी। वह फिर जमीन पर झुकता है। इस बार उसकी उंगलियां सिर्फ निशान नहीं छू रही थी, वह टायर के दबाव से गाड़ी का वजन, उसके रुकने की दिशा, कितनी देर पहले यहाँ से गुजरी, सब महसूस कर रहा था। फिर अचानक उसके होठों पर एक बेहद शांत पर उतनी ही डरावनी मुस्कान उभरी। दो गाड़ियां थी, वह कहता है, एक रुकी और दूसरी इंतजार में रही। कैंपस की हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे किसी ने रात की सांस को पकड़कर खींच लिया हो। लाइटें टिमटिमा रही थी, सिक्योरिटी रूम के बाहर हल्की पीली रोशनी झूल रही थी और ठीक उसी रोशनी में ऋषभ खड़ा था। उसका चेहरा एकदम स्थिर, पर उसकी आंखों में कुछ टूट चुका था। वह धीरे धीरे गार्ड की ओर बढ़ा। किसने उठाया उसे? आवाज धीमी पर इतनी भारी कि दीवारें भी जैसे ठहर गई। गार्ड की उंगलियां फोन पर जमी हुई थी। स्क्रीन पर उसकी पसीने की बूंदें चमक रही थी। मुझे नहीं मालूम सर। अगले ही पल ऋषभ ने उसे कॉलर से पकड़कर दीवार पर दे मारा। दीवार का प्लास्टर झड़कर नीचे गिरा। गार्ड की सांस रुक गई। ऋषभ की आंखें उसकी आंखों में धंसी हुई थी। वो बोला, अगर आहाना को कुछ भी हुआ तो पूरे शहर की सांसें मैं रोक दूंगा, एक एक करके। कोई चिल्लाहट नहीं, बस वह खामोश क्रोध जो आदमी को जानवर बना देता है। फोन कब गिरा? किस गाड़ी में गए? किससे बात कर रहे थे तुम पूरा दिन? गार्ड का चेहरा पीला पड़ गया। उसके होठ कांपकर बस इतनी सी आवाज निकाल पाई, साहब वो मैं सिर्फ मैसेज करता था। मुझे बोला गया था बस इतना बताना होता है कि कब वो आती है, कब वो जाती है, कौन उसके आसपास है। ऋषभ के चेहरे पर पहली बार दर्द उभरा, वो कच्चा, गहरा, भीतर से उठता हुआ दर्द।
किसने बोला था? गार्ड ने गला निगला, आंख बंद की और कहा, आपके पुराने बॉस ने। एक सेकंड, बस एक सेकंड में ऋषभ के भीतर का अंधेरा ऊपर तक भर आया। उसने गार्ड को छोड़ दिया इतने शांति से जैसे कोई फैसला हो चुका हो। वह पीछे हटकर एक गहरी सांस लेता है, पर वो सांस भी कांप रही थी। उसकी आंखें बंद होती हैं और उसके भीतर आहाना की आवाजें दौड़ने लगती हैं। उसकी आधी हंसी, उसकी आंखों का चुप डर, टूटा हुआ फोन, घसीटने का निशान, तेज टायर की रेखा, सारी तस्वीर उसके दिमाग में ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। धीमे पर टूटते हुए स्वर में उसने फुसफुसाया, आहाना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं आ रहा हूँ। इस बार उसकी आवाज में वो पुराना ऋषभ था, वही जिसे दिल्ली का अंडरग्राउंड आज भी डर कर नाम से पुकारता था। गेट पर खड़े गार्ड्स ने एक दूसरे की ओर देखा। ऋषभ के चेहरे की ठंडक और आंखों की आग ने उन्हें जड़ बना दिया था। कोई हिम्मत नहीं कर सका, वह बाहर भागा। जैसे जैसे हर सेकंड उसकी सांस काट रहा हो, दिल पसलियों को ठेलता हुआ धड़क रहा था, जैसे अभी बाहर निकल आएगा। बाइक के पास पहुंचा, हाथ कांप रहे थे पर आंखें लाल आग थी। उसने इंजन घुमाया, बाइक ने जवाब नहीं दिया। एक बार, दो बार, तीन बार, और फिर वह फट पड़ा। चल ना। एक जोरदार किक, इंजन दहाड़ उठा। ऋषभ ने तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट की। हवा में हल्का धूल का झोंका आया। ऋषभ ने हेलमेट भी नहीं उठाया था, बस क्लच दबाया और बाइक हवा को चीरती हुई आगे फट पड़ी, जैसे अंधेरे में खोई हुई किसी की तलाश कर रहा हो। रास्ते में उसकी आंखें लगातार चारों तरफ थी। हर शैडो, हर मूवमेंट उसकी नजर से बच नहीं पा रहा था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगता था जैसे अंधेरा भी सुन सकता हो। आहाना, होल्ड ऑन, मैं आ रहा हूँ। कुछ भी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कार की घटना, गुंडों का डर, सब कुछ उसके मन में फिर से घूमने लगा, लेकिन अब अलग था। अब उसके पास जवाब था, उसका हाथ था और उसकी जान की कीमत समझने वाला कोई था। बाइक तेज हुई, हवा की आवाज, सड़क की गड़गड़ाहट, सब कुछ पीछे छूट गया। लेकिन ऋषभ के दिल में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, आहाना तक पहुंचना, सुरक्षित रखना और यह तय करना कि अब कोई उसे छू भी नहीं सकता। और आहाना अंधेरे में बंधी हुई डर और उम्मीद के बीच बस एक नाम फुसफुसा रही थी, ऋषभ सर। हर सांस, हर हार्ट बीट में अब एक प्रॉमिस था, मैं तुम्हारे पास हूँ और रहूंगा। तेज हवा उसके चेहरे पर ऐसे लग रही थी कि जैसे कोई लगातार थप्पड़ मार रहा हो, पर उसे कोई एहसास नहीं। स्पीडोमीटर की सुई चढ़ती गई, 90, 110, 130, 140। उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा था, आहाना, हंसती हुई, उसके कंधे पर सिर रखकर कहती हुई, तुम हो ना। और फिर उसी चेहरे पर डर का साया। ऋषभ के हाथ हैंडल पर जम गए, उंगलियों के पोर सफेद हो गए। हर ट्रैफिक लाइट उसने तोड़ी, हर मोड़ पर बाइक फिसली, पर उसकी पकड़ नहीं ढीली। एक ही विचार उसके दिमाग में घूम रहा था, अगर किसी ने उसे छुआ भी तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उधर वो आग बन चुका था और इधर आहाना बर्फ बनती जा रही थी। उसके शरीर में ठंड ऐसे घुस चुकी थी जैसे खून ने बहना बंद कर दिया हो। होश और बेहोशी के बीच फंसी हुई वो डूब रही थी, गहराई में, जहां आवाजें दूर हो जाती हैं और दिल की धड़कनें ही एकमात्र सच्चाई बचती है। और तभी सबसे पहले धड़कन सुनाई दी, जैसे दिल कह रहा हो, जाग, नहीं तो खत्म हो जाएगी। आहाना की पलकों पर कुछ भारी सा अटका था। थोड़ी देर पहले बेहोश होने से पहले उसका सिर शायद पत्थर से लगा था, इसलिए आंखें खोलते ही सब कुछ डबल डबल दिख रहा था। उसके पलकों के नीचे भारीपन था, होंठ सूख गए थे और गला इतना जला हुआ था कि जैसे कई घंटों से पानी ही नहीं मिला हो। धीरे धीरे, बहुत धीरे उसने उठने की कोशिश की। एक तेज दर्द पहले सिर में तैरा, फिर गर्दन में, फिर कंधों में, और फिर तभी उसने महसूस किया कि उसकी कलाइयां रस्सी से नहीं, रगड़ कर काट देने वाली रस्सी से बंधी थी। रस्सी इतनी खुरदरी थी कि उसकी त्वचा जगह जगह छिल चुकी थी। हल्का सा भी हिलती तो ऐसा लगता था जैसे कोई कांच की नुकीली डोरी उसके चमड़े के अंदर खींच रही हो। उसके दांत खुद ब खुद भींच गए।
एक दर्द भरी हवा उसके मुंह से निकली। कुर्सी लोहे की थी, ठंडी, बदबूदार, जैसे सदियों से किसी परछाई ने इसे पकड़े रखा हो। उसके पैरों के चारों ओर भी रस्सी की मोटी गांठें थी, इतनी टाइट कि उसकी उंगलियां सुन्न हो चुकी थी। रोशनी नहीं, अंधेरा, इतना कि अपने ही हाथ पहचान न पाए। कमरा पूरी तरह काला था, ऐसा अंधेरा जो आंखें खोलकर भी बंद जैसा लगे। बस कहीं दूर से पानी टपकने की आवाज। वो आवाज कमरे को और भी डरावना कर रही थी। हर टपकता कतरा ऐसा लगता जैसे किसी ने उसके दिल पर उंगली से चोट की हो। आहाना का होश आना वैसा नहीं था जैसा इंसान नींद से उठे, बल्कि जैसे पिंजरे में फंसी कोई चिड़िया पहली बार पंख हिलाए। वो हिलना चाहती थी, पर उसकी नसों में छुप रहा था रस्सी, गंदगी, अंधेरा, डर। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाकर देखा। कुर्सी हिली भी नहीं, जैसे जमीन ने उसे पकड़कर रखा हो। पहली आवाज जिसने उसके पूरे शरीर को जमा दिया। छोटी सी आवाज थी, पर मुंह में पानी सुखाने के लिए काफी थी। किसी चीज के चलने की आवाज, किसी छोटे से नर्म से जीव के पंजों की आवाज। आहाना ने गला साफ किया। कौन है? कोई जवाब नहीं, पर आवाज अब और करीब। छप छप, खुर खुर। फिर अचानक उसके पैर की उंगलियों से कुछ ठंडी, गीली, फिसलती हुई चीज गुजरी। आहाना, ओह माँ, ये क्या था? चूहा था क्या? नहीं नहीं नहीं। उसके पैर में सिहरन दौड़ गई। वह धीरे धीरे हाथ हिलाने की कोशिश करती है, पर तभी फिर से उसकी उंगलियों को कुछ गीला, चिकना और तेजी से भागता हुआ छूकर जाता है। वो चौंक कर पीछे हटती है, लेकिन उसके पैर रस्सियों में बंधे थे। एक पल के लिए पूरा कमरा खामोश लग रहा था। फिर अचानक दीवार के कोने से 10-12 छोटे छोटे चूहे निकलते हैं। उनकी चमकीली लाल आंखें अंधेरे में ऐसे लग रही थी जैसे किसी दैत्य के नाखून चमक रहे हों। कुछ चूहे उसके पैर के पास जाकर रुकते हैं। उनकी नाक फड़कती है जैसे वो उसके डर को सूंघ रहे हों। एक चूहा तो बिना झिझक उसके पैरों पर भी चढ़ जाता है। उसके छोटे छोटे नाखूनों की कच कच आवाज उसकी आत्मा तक को चीर देती है। आहाना घबराकर पैर झटका मारती है। हट हट जाओ, प्लीज प्लीज। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि उसने खुद ही शायद नहीं सुनी होगी। दीवारों से लगातार आवाज आ रही थी, खर खर, खस खस, जैसे वहां हर कोने में चूहे रेंग रहे हों। कुछ चूहे एक टूटी बाल्टी के ऊपर उछल रहे थे, कुछ जंग लगे लोहे के डिब्बे में घुसकर खड़खड़ की आवाज कर रहे थे। कमरे का फर्श गीला था, शायद सीलन से, या शायद पानी की पुरानी बूंदें जमा थी। लेकिन जब आहाना ने अपने हाथों को जमीन से टेकने की कोशिश की तो उसे चिकना और बदबूदार कीचड़ जैसा कुछ महसूस हुआ। उसकी उंगलियों के पास ही एक चूहा झट से गुजरा और एक पल को रुककर उसकी तरफ देखने लगा, जैसे कोई इंसान किसी और इंसान को जज करता है। आहाना ने अपनी पूरी कोशिश करके हल्का सा सर ऊपर उठाया और एक छोटा सा बल्ब देखा जो बहुत कम रोशनी दे रहा था। रोशनी में दिख रहा था 2-3 मरे हुए चूहे, सूखे खून के दाग और दीवारों पर पड़ी नाखून जैसी लंबी खुरची। शायद पहले भी कोई यहाँ रहा हो। आहाना का सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसकी सांसों में घुटन भर चुकी थी। उसके माथे से पसीने की एक मोटी बूंद नीचे गर्दन तक बह गई। फिर उसने अचानक अपने पैर के पास कुछ टर टर करते सुना। एक मोटा सा चूहा, बाकियों से कई गुना बड़ा। उसकी मूछें लंबी थी और दांत बाहर निकले हुए। वो धीरे धीरे आहाना की तरफ बढ़ रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो कि वो कुछ भी नहीं कर सके। आहाना डर से जम गई। उसके शरीर का हर हिस्सा कांप रहा था। उसे घिन भी आ रही थी और डर भी लग रहा था, लेकिन उससे बड़ा डर था कि वो यहाँ अकेली है, कोई उसके चीखने पर भी नहीं आएगा। वो धीरे धीरे रोने लगी। आवाज नहीं थी, पर आंसू बह रहे थे। उसका हर आंसू जमीन पर गिरते ही धूल और चूहों की गंध से मिलकर और भारी लग रहा था। उसने पूरी ताकत से पैर ऊपर खींचने की कोशिश की, पर रस्सी ने उसे वहीं रोक लिया। रस्सी की गांठें उसकी त्वचा छीलकर और भी गहरी हो गई। बदबू जिसने उसके नाक पर जैसे कोई वार कर दिया, एक तेज सड़ी गली गंध उसके नाक में भर गई। सीले पानी की, सड़ते खाने की, गले हुए प्लास्टिक की।
और पुराने खून की। उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। गर्दन अलग मोड़ने की कोशिश की ताकि कम से कम गंध से बच सके, पर रस्सी फिर चुभी। वो दर्द से सिसकी। ओह, बस बस। अचानक ऊपर कहीं से ट्यूबलाइट झपकी। पट पट पट। बस 2 सेकंड के लिए हल्की सी रोशनी कमरे में फैली और इन 2 सेकंड में आहाना की आंखों ने जितना देखा उतना किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए था। उसने देखा टूटी दीवारें, सीलन टपकता पाइप, फर्श पर जमा काला पानी, कीड़ों के अधमरे शव और कोनों में 6-7 मोटे काले चूहे जो उसकी तरफ फेंकते हुए भागे। आहाना, हे भगवान, इतने बड़े चूहे, मैं यहाँ क्यों हूँ? उसकी सांसें तेज होने लगी, तेज तेज, जैसे कोई हवा अंदर घुसने से मना कर रही हो। उसने महसूस किया कि कुछ उसकी उंगलियों पर रेंग रहा है, धीरे हल्का, उसकी त्वचा को गुदगुदाता हुआ। आहाना ने कांपकर हाथ मोड़ा। कौन है? हट हट ना। और तभी एक कॉकरोच उसके हाथ पर चढ़कर उसकी कलाई की ओर बढ़ने लगा। आहाना का दिमाग हिल गया। ओह ओह, ये मत चढ़, नहीं 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 चढ़ मत। चढ़ गया, गंदा सा, हटो हटो। वो हिलना चाहती थी पर हिल ना सकी। वो चीखना चाहती थी पर आवाज कांप कर बाहर आई, ई। लेकिन कॉकरोच बेरुखी से उसकी कलाई तक गया, फिर उसके बाजू से नीचे उतरकर अंधेरे में गायब हो गया। आहाना की चीख पसीने में बदलती चली गई। आंसू उसकी ठुड्डी पर गिर रहे थे। उसने फुसफुसाकर कहा, ऋषभ, आप कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी आवाज इतनी टूटी हुई थी मानो वो खुद भी खुद को पहचान ना पा रही हो। फिर एक भारी आवाज, कोई चीज जमीन पर गिरी। आहाना कूद गई, जितनी बंधी हुई कूद सकती थी। दिल तो उसके सीने से निकलकर भागने ही वाला था। एक दरवाजा धीरे से खुला, कदमों की थाप अंधेरे से बाहर आई। आहाना की दुनिया वहीं जम गई। उसके सामने खड़ी वो परछाई ऐसी थी जैसे मौत ने खुद इंसानी शक्ल ले ली हो। सिगरेट की लाल चिंगारी अंधेरे में ऐसे चमकी मानो किसी ने अंधेरे पर नाखून से एक खरोच खींच दी हो, और उसी खामोशी को चीरती हुई वो करारी आवाज गूंजी, जिंदा होना ठीक? तुम जैसे लोग नफरत बहुत इंस्पायर करते हैं आहाना। उसके बाद दुनिया जैसे ठहर गई। आहाना की सांसें, आंसू, दिल सब जम गया। उधर जैसे किसी ने उसी पल ऋषभ की रगों में आग भर दी हो। हाईवे से गोदाम तक पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें धुआं बन चुकी थी। उसने अचानक ब्रेक मारे, टायर से धुआं उठा, बाइक को वहीं गिरने दिया। वह दौड़ा, पूरी जान से दौड़ा। गोदाम के बाहर अंधेरा टपक रहा था, जैसे दीवारें भी किसी राज को पकड़कर बैठी हों, पर आहाना कहीं नहीं थी। उसी सेकंड उसकी छाती में कुछ टूट गया। लगभग घुटनों पर गिरते हुए उसने पुकारा, आहाना। गोदाम की दीवारों ने उसकी चीख को पकड़कर कई गुना ज्यादा दर्द के साथ उसे लुटाया। तभी अंदर से किसी की फुसफुसाहट आई, बहुत देर कर दी ऋषभ। आवाज रेशमी थी पर जहर से भरी। अब देखना है क्या प्यार सच में किसी को मौत से वापस खींच सकता है। अगले ही पल गोदाम का टूटा हुआ बल्ब झटके से जल उठा, रोशनी कांपी और दीवारों पर किसी की परछाई उभरी। वही परछाई जिसे ऋषभ ने वर्षों पहले अंधेरे में दफन कर दिया था। उसका सबसे पुराना दुश्मन, उसका अतीत, अंधेरा, खून, गोली, उसकी नफरत का जन्म स्थान, और उसके पीछे कहीं कहीं एक चीख, कहीं एक हल्की सिसकी, आहाना। उस रात एक आहाना की सांसें टूट रही थी और एक डॉन का पेशेंस जिसकी सांसें अब धुआं बन रही थी, और दोनों के हार्ट बीट एक ही रिदम पर चल रही थी। क्या ऋषभ अपने अतीत के सबसे पुराने दुश्मन का सामना कर पाएगा? और क्या आहाना की किस्मत में फिर से रोशनी बची है, या अब अंधेरा ही उसका सच है? भाग 7 कल आएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरी पूरी कहानी आपके बिना बिल्कुल अधूरी है। पूरी कहानी देखने के लिए दिल से धन्यवाद। कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज रूहानी रिश्ते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपसे कोई भी एहसास छूट ना पाए। मैं हूँ आपकी अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर रिश्ते, हर कहानी में आपके साथ। धन्यवाद।